नमस्कार दोस्तों, छात्रों। मैं लक्ष्मीकांत कुशवाहा। आज हम शुरू करते हैं विदेश नीति। तो विदेश नीति का अर्थ है, विदेश नीति का अर्थ, परिभाषा और विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व। विदेश नीति वैसे यदि देखा जाए तो विदेश नीति का सीधे सीधे अर्थ होता है अपने राष्ट्रीय हितों की, अपने राष्ट्रीय हित एवं अपने राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो राष्ट्रीय हित को साधना सर्वोपरि कहला जाता है कि कोई भी राष्ट्र, विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, तो सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, अन्य देशों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे अनुकूल स्थितियों का निर्माण हो और उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके, उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके एवं उसमें अभिवृद्धि हो सके। तो विदेश नीति का सीधा सीधा अर्थ है कि राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हेतु अन्य देशों के साथ समझौता करना, या कि फिर ऐसी परिस्थितियों का ऐसी स्थितियों का निर्माण करना, ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे राष्ट्रीय हित हो सके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिभाषा। विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से विदेश नीति को परिभाषित किया है। तो इसमें सबसे पहले आता है जॉर्ज मॉडेल्स्की के अनुसार विदेश नीति राज्य की गतिविधियों का व्यवस्थित तथा विकसित रूप है, जिसके माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने और यदि ऐसा संभव न हो सके तो व्यवहार को अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार बदलने का प्रयास करता है। अर्थात जॉर्ज मॉडेल्स्की के अनुसार जॉर्ज मॉडेल्स्की ने कहा है कि विदेश नीति राज्य की गतिविधियों का व्यवस्थित तथा विकसित रूप है। विदेश नीति जो होती है तो राज्य की गतिविधियां, राज्य के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं तो उनका व्यवस्थित तथा विकसित रूप कहला जाता है, जिसके माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को, दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, और यदि ऐसा संभव ना हो सके तो अपने ही व्यवहार को दूसरे राष्ट्र के व्यवहार के अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो व्यवहार होता है तो उसके अनुसार अपने ही व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। दूसरी परिभाषा है स्लीचर के अनुसार। तो स्लीचर के अनुसार विदेश नीति का तात्पर्य सरकारी प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों से है, जिनके द्वारा वे अपने राष्ट्र की सीमा के बाहर के मानवीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे स्लीचर महोदय कहना है कि विदेश नीति का तात्पर्य सरकारी प्रतिनिधियों के उन क्रियाकलापों से है। अर्थात देश के अंदर देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गए, मंत्रिमंडल हो गया, और भी जो प्रतिनिधि हो गए, राजदूत हो गए, जिनकी विदेशों में नियुक्त की जाती है, और तो उनके माध्यम से, इन सब के माध्यम से विदेश नीति को प्रभावित किया जाता है। विदेश नीति को अपने पक्ष में विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है, और राष्ट्र की सीमा के बाहर, जिनके द्वारा वे अपने राष्ट्र की सीमा के व्यवहार के सीमा के बाहर के मानवीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अर्थात सीमा के बाहर जो देश हैं, एक देश की सीमा कहला गई, और उस देश की सीमा के बाहर के जो देश हैं, पड़ोसी देश कहला गए, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सभी जो देश हैं, तो उनके व्यवहार उनकी सीमा के एक राष्ट्र की सीमा के बाहर के मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात बाहर का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो मानव समुदाय है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो समाज है, तो उनके व्यवहार को अपने राजदूतों के माध्यम से, या कि फिर विभिन्न सेमिनार हो गए, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार होते हैं, बहुत सारे संगठन हैं जिनके माध्यम से अपने उनके व्यवहार को अपने परिस्थितियों के अनुसार
प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे तीसरी परिभाषा है नॉर्मन हिल के अनुसार। नॉर्मन हिल के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हित को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का सार है। अर्थात विदेश नीति जो है, तो विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए, अर्थात विदेश नीति क्या कहलाती है, नॉर्मन हिल क्या कह रहे हैं कि विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हित को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का सार है। अर्थात एक राष्ट्र अपने हितों को साधने के लिए अन्य देशों के साथ जो संधि समझौता कहला गया, तो ऐसी स्थितियों का निर्माण करते हैं, इन सब का सार विदेश नीति कहला जाती है। तीसरा है, तीसरे में हम लोग देखते हैं पैडल फोर्ड तथा चौथे में हम लोग देखते हैं पैडल फोर्ड तथा लिंकन के अनुसार। पैडल फोर्ड तथा लिंकन के अनुसार विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने विशेष लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को ठोस कार्य दिशा देते हैं तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अर्थात पैडल फोर्ड तथा लिंकन ने क्या कहा है कि विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने विशेष लक्ष्यों, जिसके द्वारा एक राष्ट्र जो है तो अपने विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, विशेष लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को ठोस कार्य दिशा प्रदान करता है। अर्थात अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपने उद्देश्यों को ठोस कार्य दिशा प्रदान करना तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरीके से विदेश नीति की जो हमने परिभाषा देखी, तो विदेश नीति की जो हमने परिभाषा देखी, तो इसमें और भी इसका सबका सार यही है कि अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है, उसके माध्यम से, उन नीतियों के माध्यम से पड़ोसी देश कहला गए या कि फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव समुदाय को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है, राष्ट्राध्यक्षों के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो राजदूतों के माध्यम से, तो जिससे राष्ट्र का हित संभव हो सके। तो और इन विचारकों के अलावा भी बहुत से ऐसे राजनीतिक विद्वान विचारक हुए हैं जिन्होंने विदेश नीति को परिभाषित किया है। तो यहाँ पे विदेश नीति की परिभाषा कहला गई। अब हम देखते हैं विदेश नीति के लक्ष्य तथा कार्य। विदेश नीति के लक्ष्य तथा कार्य क्या कहलाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तथा अभिवृद्धि करना। अर्थात एक राष्ट्र जब होता है तो उस राष्ट्र का सर्वोपरि हित कहलाया जाता है। तो उस हित की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए तथा उसकी अभिवृद्धि करना यह राष्ट्र का पहला कर्तव्य कहलाया जाता है। तो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तथा अभिवृद्धि करना, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना, ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अभिवृद्धि, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि हो सके। दूसरा है राष्ट्र की सीमाओं तथा क्षेत्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखना। राष्ट्र की सीमाओं अर्थात विश्व स्तर पर, विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देशों की अपनी अपनी एक सीमा निर्धारित है। तो उन अपनी सीमाओं की रक्षा करना तथा राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, राष्ट्र के अंदर की एकता को बनाए रखना, वहाँ निवास करने वाले जो नागरिक होते हैं तो अपनी एकता को बनाए रखें,
आंतरिक रूप से, यदि आंतरिक रूप से देश मजबूत होगा तो इसका प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ता है। और इसके साथ ही पड़ोसी देश जो हैं, क्षेत्रीय एकता, अर्थात उस क्षेत्र की, अर्थात पड़ोस के जो देश हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखना, आपस में सामंजस्य बनाए रखना। क्योंकि यदि मित्रवत संबंध होगा, आपस में अच्छा व्यवहार होगा, पड़ोसी देशों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, तो इसका अनुकूल प्रभाव उस राष्ट्र पे पड़ता है। ठीक है ना। तो इसके लिए राष्ट्र की सीमाओं तथा क्षेत्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखना। फिर तीसरा है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना। अर्थात विश्व स्तर पर कहीं भी यदि किसी देश के किन्हीं दो देशों के बीच या कई देशों के बीच आपस में तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती हैं सीमा को लेकर, या फिर अन्य मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती हैं और ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति भंग होने वाली है, तो उसे मध्यस्थता के माध्यम से उसे उन तनावों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर की अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे और देश सुरक्षित रहे। ठीक है। तो इसके लिए सदैव विदेश नीति का यह भी लक्ष्य तथा कार्य कहलाया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना। फिर चौथा है अपने आर्थिक हितों को बढ़ाना तथा ज्ञान विज्ञान एवं तकनीक में दक्षता प्राप्त करना। अपने आर्थिक हितों को बढ़ाना, अपने एक राष्ट्र अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने का प्रयास करें, अर्थात यदि आर्थिक स्थिति यदि मजबूत होगी, राष्ट्र की यदि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो इसका बहुत ही गहरा विश्व स्तर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और अन्य राष्ट्र भी सहायता देने के लिए तैयार होते हैं। तो अपने आर्थिक हितों को बढ़ाना तथा ज्ञान विज्ञान एवं तकनीक में दक्षता प्राप्त करना, अर्थात ज्ञान विज्ञान एवं तकनीक, अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एवं तकनीक के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना, यह भी विदेश नीति का एक लक्ष्य कहलाया जाता है। फिर पांचवा है सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनना, अर्थात सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनना। किसी भी देश की सेना यदि मजबूत है तो वह देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वह देश समृद्ध एवं मजबूत माना जाता है, क्योंकि राष्ट्र की सेना ही राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे जिससे देश के अंदर निवास करने वाले नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से सेना बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो छठवां है राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा करना। राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा करना अर्थात राष्ट्र के अंदर जो भी गतिविधियां पहले हुई हैं या कि फिर राष्ट्र में जो निवास करने वाले जो नागरिक हैं स्वावलंबी बने और अपने राष्ट्र की संपत्ति हो गई, अपने राष्ट्र की जो धरोहर हो गई, उसकी रक्षा करना, अपने स्वाधीनता को बनाए रखना, और जो स्वाधीनता के लिए जो जितने आंदोलन हुए या फिर जो भी क्रांतियां हुई या फिर देश को आजाद करने में जो भी नेताओं ने, राजनेताओं ने या फिर सैनिकों ने, वीर जवानों ने जो भी कुर्बानियां दी हैं, तो उन्हें याद रखना और उसके आधार पर देश की मर्यादा और देश की एकता को बनाए रखना और देश को शक्तिशाली, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना। फिर आता है 7वां पॉइंट है राष्ट्र की आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना। राष्ट्र की आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना यानी कि देश के अंदर की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखना हर नागरिक का, देश के राष्ट्राध्यक्षों का, जनप्रतिनिधियों का, नागरिक का, उस देश के समाज का यह दायित्व होता है, यह कर्तव्य बनता है कि देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखें, देश में आंतरिक शांति बनाए रखें। इससे विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ता, इसका बहुत ही गहरा विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ता है और इससे भी विदेश नीति प्रभावित होती है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने से
दूसरे राष्ट्र भी हमारे साथ संधि करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार होंगे, जिससे हमारे विदेश नीति के द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होगी। 8वां पॉइंट है सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण करना तथा संवर्धन करना। ऐसे सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण किया जाए राष्ट्रों के बीच, या कि फिर देश के आंतरिक सीमा के अंदर, देश के अंदर, या कि फिर देश के बाहर ऐसे सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए जाएं जिससे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। सांस्कृतिक संबंधों के अंतर्गत देश की जो परंपराएं होती हैं, तो परंपराओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जिस देश की संस्कृति मजबूत होगी तो उस देश का समाज भी मजबूत होता है और उस देश की समृद्धि भी होती है। इसलिए सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण करना तथा उसका संवर्धन करना। तो इस प्रकार से हमने देखा विदेश नीति के लक्ष्य तथा कार्य।